गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के अपडेट में जिस प्रकार से आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे चीन से। चीन इस समय अमेरिका के साथ भीषण ट्रेड वॉर में उलझा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी सामानों पर टैरिफ बढ़ाकर 104% कर दिया है, जिससे भारत को लेकर भी चीनी सरकार और सेना के रुख में नरमी आ गई है। चीनी सरकार ने अमेरिकी टैरिफ का मुकाबला करने के लिए भारत से समर्थन मांगा है। वहीं चीन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उनके देश की आर्मी भारतीय सेना के साथ मिलकर काम करते हुए द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर करना चाहती है। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता झांग सियाओयांग ने बुधवार को कहा कि चीन और भारत के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने भारतीय राष्ट्रपति साथ बधाई संदेशों का आदान प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि दो प्राचीन सभ्यताओं प्रमुख विकासशील देशों वैश्विक दक्षिण के महत्वपूर्ण सदस्यों के रूप में चीन और भारत आधुनिकीकरण के अहम दौर में है। झांग ने आगे कहा कि चीनी सेना दोनों देश के नेताओं की आम सहमति को लागू करने, संचार और रणनीतिक आपसी विश्वास को मजबूत करने, सीमा क्षेत्रों में शांति और सौहार्द की रक्षा करने में विश्वास रखती है। चीनी आर्मी एक स्वस्थ और स्थिर सैन्य संबंध को बढ़ावा देने और क्षेत्र और उससे आगे शांति बनाए रखने के लिए भारत के साथ काम करने के लिए तैयार है। भारत में चीनी दूतावास के प्रवक्ता यू जिंग ने भी भारत के संबंधों में बयान दिया है। अमेरिका की टैरिफ कार्रवाइयों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भारत और चीन को दो सबसे बड़े विकासशील देशों के रूप में अमेरिकी टैरिफ कार्रवाइयों के खिलाफ एक साथ खड़े होना चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन भारत आर्थिक और व्यापारिक संबंध पूरकता और पारस्परिक लाभ पर आधारित है। ऐसे में दो सबसे बड़े विकासशील देशों को कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक साथ खड़ा होना चाहिए। हम बात करें 26 नवंबर 2008 के आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड तैमूर राणा के बारे में। मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड तैमूर राणा को भारत लाया जा रहा है। तैमूर राणा ने ही डेविड हेडली को भारत भेजकर मुंबई के ताज होटल समेत कई जगहों की रेकी करवाई थी। पाकिस्तानी आर्मी में रहा राणा और हेडली पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के एक मेजर के संपर्क में थे। वह मेजर भी अब विदेश में कहीं है। साजिश के तहत राणा पाकिस्तान छोड़कर कनाडा गया। वहाँ इमिग्रेशन ऑफिस चलाने के झांसे के बाद अमेरिका चला गया। वह तब से वहीं रह रहा था। अब ताज़ा खुलासा हुआ है कि तैमूर राणा और डेविड हेडली के बीच नज़दीकी संबंध था। इंडिया टुडे टीवी की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के डोजियर में तैमूर राणा और डेविड हेडली के बीच संबंधों का ब्यौरा दिया गया है। डोजियर में बताया गया कि पाकिस्तानी अमेरिकी आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के साजिशकर्ता तैमूर हुसैन राणा के संपर्क में था और 26/11 हमलों से पहले भारत की अपनी 8 यात्राओं के दौरान उसे 231 बार कॉल किया था। 14 सितंबर 2006 को टोल लेने के लिए अपनी पहली भारत यात्रा के दौरान हेडली ने राणा को 32 से अधिक बार कॉल किया था। पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक राणा पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर के रूप में काम करता था। बाद में वह हेडली के साथ मिलकर काम कर रहा था, जो 26/11 हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक था। इस हमले में 166 लोग मारे गए थे। रिपोर्ट में बताया गया कि हेडली ने अपनी दूसरी यात्रा के दौरान राणा को 23 बार, अपनी तीसरी यात्रा के दौरान 40 बार, अपनी 5वीं यात्रा के दौरान 37 बार, अपनी 6ठी यात्रा के दौरान 33 बार और अपनी 8वीं यात्रा के दौरान 66 बार कॉल किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर यह कहा जाने वाले कि बमुश्किल 2 महीने बाद कि उनकी सरकार ने बेहद दुष्ट राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। 26/11 हमले का आरोपी आखिरकार कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए कल सुबह भारत पहुंच जाएगा। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार तैमूर राणा ने भारत पर आतंकवादी हमलों को संगठित करने की आपराधिक साजिश को पूरा करने के लिए डेविड हेडली और अन्य षड्यंत्रकारियों को रसद, वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान की। तैमूर राणा ने डेविड हेडली, अब्दुल रहमान हाशिम सैयद और इलियास कश्मीरी के साथ मिलकर भारत में भविष्य के हमलों की योजना बनाई और तैयारियां भी की। डेविड हेडली के कहने पर ही तैमूर राणा ने मुंबई हमले से पहले दुबई में अब्दुल रहमान से मुलाकात की थी। 2005 के शुरुआत में डेविड हेडली ने लश्कर तैयबा, एलईटी और हुजी के इशारे पर भारत पर हमला करने के लिए लोगों की हत्या और संपत्ति को नष्ट करने के लिए टोई गतिविधियों को अंजाम देने का आपराधिक साजिश रची थी। लश्कर के संस्थापक हाफिज सईद ने डेविड हेडली को भारत की यात्रा करने, आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के लिए संभावित लक्ष्यों की पहचान करने का निर्देश दिया था। सईद ने डेविड हेडली को तैमूर राणा से सहायता लेने और यात्रा के लिए उसके संपर्कों का उपयोग करने और अपनी यात्रा के वास्तविक उद्देश्य को छिपाने का निर्देश दिया। जून 2006 में डेविड हेडली शिकागो गया और तैमूर राणा के साथ पूरी साजिश पर चर्चा की। डेविड हेडली ने तैमूर राणा की सहायता ली और लश्कर द्वारा सौंपे गए काम को अंजाम देने के लिए उसकी इमिग्रेशन फर्म फर्स्ट वर्ल्ड इंटरनेशनल का इस्तेमाल किया। 30 जून 2006 को डेविड हेडली ने तैमूर राणा के सक्रिय समर्थन से मुंबई में शिकागो में इमिग्रेशन लॉ सेंटर का एक ब्रांच ऑफिस स्थापित करने के उद्देश्य से भारत आने के लिए मल्टीपल एंट्री बिजनेस वीज़ा के लिए आवेदन किया। 14 सितंबर 2006 को डेविड हेडली मुंबई पहुंचा।
उसके आगमन पर भारत में तैमूर राणा के एक संपर्क ने हेडली का स्वागत किया। तैमूर राणा ने उस व्यक्ति को डेविड हेडली के स्वागत परिवहन आवास ऑफिस के साथ रहने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया था। तैमूर राणा के संपर्क ने पहले हेडली के मुंबई के होटल आउटराम में ठहरने की व्यवस्था की थी। बाद में वह एक अन्य संपर्क के घर में पेइंग गेस्ट के रूप में रहने लगा। जून 2007 में तैमूर राणा की सहायता से डेविड हेडली ने भारत के लिए अपने वीज़ा के विस्तार के लिए आवेदन किया। आइए हम बात करें अमेरिका और चीन के हथियारों की होड़ के बारे में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने F-47 नाम के नेक्स्ट जनरेशन के लड़ाकू विमान को बनाने की मंजूरी दी थी। उन्होंने इस दौरान दावा किया था कि यह दुनिया का पहला छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा। हालांकि चीन अमेरिका से काफ़ी तेज़ गति से अपने छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान का कार्यक्रम चला रहा है। मार्च में बोइंग को F-47 के डेवलपमेंट की जिम्मेदारी देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मेरे निर्देश में अमेरिकी वायुसेना दुनिया के पहले छठी पीढ़ी के लड़ाकू जेट के साथ आगे बढ़ रही है। दुनिया का पहला छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान दुनिया में कुछ भी करने इसके करीब नहीं आता है और इसे F-47 के रूप में जाना जाएगा। दुनिया का पहला छठी पीढ़ी का लड़ाकू जेट ट्रंप की घोषणा में मुख्य शब्द था। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि पेंटागन ने इसे कैसे हासिल करने की योजना बनाई है। अमेरिका ने 2020 में छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान की पूर्ण पैमाने के प्रोटोटाइप को उड़ाया था, जिसे नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस NGAD कार्यक्रम के हिस्से के रूप में विकसित किया गया था। हालांकि इसके बाद विकास का काम धीमा पड़ गया। अब ट्रंप ने इस बात को फिर से दोहराया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि विमान का एक प्रायोगिक संस्करण लगभग 5 वर्षों से उड़ान भर रहा है। वास्तव में रिपोर्टों में उल्लेख किया गया है कि 3 प्रोटोटाइप, जिनमें से प्रत्येक कंपनी ने नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस कार्यक्रम में भाग लिया था, जिसमें बोइंग, लॉकहीड मार्टिन और नॉर्थ ग्रुमैन शामिल हैं, संभवतः सभी से उड़ान भरी थी। हालांकि कार्यक्रम की गोपनीय प्रकृति के कारण इसे आधिकारिक रूप से सत्यापित नहीं किया जा सका है। अमेरिका का मुख्य प्रतिनिधि चीन कई वर्षों से अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों पर काम कर रहा है और पहले से ही अपनी छठी पीढ़ी के विमान प्रोटोटाइप की कई परीक्षण उड़ानें आयोजित कर चुका है। दिसंबर 2024 में चीन ने छठी पीढ़ी के दलों लड़ाकू प्रोटोटाइप J-36 और J-50 उड़ाए, जिस दुनिया आश्चर्यचकित हो गई। J-36 को कथित तौर पर चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन CSC द्वारा विकसित किया जा रहा है, जबकि J-50 को शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन SAC द्वारा विकसित किया जा रहा है। कुछ सैन्य परीक्षकों का मानना है कि ट्रंप द्वारा अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए कॉन्ट्रैक्ट देना, जिससे पिछले साल रोक दिया गया था, चीनी J-36 और J-50 की उपस्थिति के कारण प्रेरित हो सकता है। ट्रंप के इस दावे के बाद से अमेरिका छठी पीढ़ी के विमान को उड़ाने वाला पहला देश होगा। चीन के छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को परीक्षण उड़ानों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भले ही चीन में प्रमुख सैन्य प्रणालियों का विकास और परीक्षण आमतौर पर एक बहुत ही गुप्त रहस्य है। उदाहरण के लिए 8 अप्रैल को शेनयांग छठी पीढ़ी के प्रोटोटाइप विमान की उड़ान का नया फुटेज सोशल मीडिया पर प्रकाशित हुआ था। इंटरनेट पर सैन्य पर्यवेक्षकों ने विमान का नाम J-50 रखा है, लेकिन इसका नाम अभी भी गुप्त है। यह पहली बार 26 दिसंबर 2024 को चेंगडू J-36 को देखे जाने के कुछ समय बाद दिखाई दिया। बात करें बांग्लादेश की। बांग्लादेश में एक बार फिर हिंसा की खबरें सामने आई हैं। इस बार हिंसक प्रदर्शन राजधानी ढाका के साथ कुछ और शहरों में भी केंद्रित है। हालांकि करीब 7 महीने पहले प्रधानमंत्री शेख हसीना के विरोध में हुए प्रदर्शनों के मुकाबले इस बार जारी आंदोलन का मुद्दा अलग है। इस बार बांग्लादेश में अशांति की वजह है इसराइल, जिसके चलते वहाँ तोड़फोड़ की घटनाएं भी देखी गई। आलम यह है कि बांग्लादेश में कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के आउटलेट तक निशाना बनाए गए हैं। ऐसे में जानना अहम है कि बांग्लादेश में इसराइल को लेकर प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान विदेशी कंपनियों के आउटलेट्स को क्यों निशाना बनाया। इन प्रदर्शनों को लेकर राजनीतिक दलों के बीच कैसे विवाद की स्थिति पैदा हो गई है। इसके अलावा घटनाओं को देश में बढ़ते हुए कट्टरवाद से क्यों जोड़ा जा रहा है। बांग्लादेश में सोमवार से इसराइल के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुए हैं। इसकी वजह है गाजा में इजरायली सेना का सैन्य अभियान, जिसमें अब तक हज़ारों लोगों की जान जा चुकी है। इसके विरोध में बांग्लादेश में लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन किए हैं। इतना ही नहीं, इन लोगों ने इसराइल से जुड़े उत्पादों का बायकॉट करने के लिए भी आवाज़ उठाई है। हालांकि इसराइली उत्पादों के खिलाफ उठाई गई आवाज़ देखते ही देखते अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स के आउटलेट्स के खिलाफ हिंसा में बदल गई। खासकर जूते बनाने वाली कंपनी बाटा, फूड बेवरेज से जुड़ी कंपनी KFC और पिज़्ज़ा हट जैसे ब्रांड्स को खासतौर पर लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा है। भीड़ ने इसराइल से जुड़े होने की शंका में इन पर भी हमला किया है। किन किन शहरों में हिंसा पर उतराई प्रदर्शनकारी भीड़। बोगरा। बांग्लादेशी अखबार ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान कई जगहों पर भीड़ हिंसक हो उठी। प्रदर्शनकारियों ने कई स्टोर्स में तोड़फोड़ की और उसके स्टाफ को भी निशाना बनाने की कोशिश की। बोगरा शहर में सैकड़ों की संख्या में छात्रों और स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान इसराइली उत्पादों के बहिष्कार की मांग उठी और देखते देखते भीड़ ने बाटा के शोरूम पर धावा बोल दिया। प्रदर्शनकारियों ने इस शोरूम पर पत्थर बरसाए, जिससे इसके शीशे टूट गए। हालांकि इससे पहले कि भीड़ शोरूम में घुसकर कर्मचारियों को निशाना बनाती, कुछ कर्मियों ने हिम्मत दिखाकर दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। बोगरा सदर पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारी SM मोइनुद्दीन ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने पत्थर से शोरूम का शीशा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश जरूर की, लेकिन इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ।
सिलहट बांग्ला ट्रिब्यून के मुताबिक पूर्व में स्थित सिलहट शहर में मीरा बॉक्सतुला इलाके में उपद्रवी भीड़ ने KFC के आउटलेट में तोड़फोड़ की थी। इस दौरान लोगों ने कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें इसराइल से मैन्युफैक्चर होने के शक में इन्हें फोड़ना शुरू कर दिया। बाद में पुलिस ने इलाके को घेर लिया। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सरकार से संयुक्त राष्ट्र इसराइल पर कार्रवाई करने और गाजा युद्ध रोकने की मांग उठाई। इसके बाद आउटलेट को बंद कर दिया गया। चटगांव इसके अलावा चटगांव में भी प्रदर्शनकारियों ने KFC या पिज़्ज़ा हट के आउटलेट पर हमला कर दिया। यहाँ लोगों ने दुकानों में पत्थरबाजी की और जूते तक फेंके। इनकी शीशे की दीवारों को भारी नुकसान हुआ है। भीड़ को रोकने के लिए चटगांव मेट्रोपॉलिटन पुलिस को 2 यूनिट्स को भेजा गया। पंचलैस क्षेत्र के प्रभारी मोहम्मद सुलेमान ने ढाका ट्रिब्यून अखबार को बताया कि हम मामले की जांच कर रहे हैं। स्थिति अब शांत है। भीड़ को शाम को ही इलाके से हटा दिया गया था। कॉक्स बाजार बांग्लादेश में प्रदर्शन कॉक्स बाजार तक में उग्र हो गए। यहाँ काला ताली में बड़ी संख्या में लोगों ने जुटकर KFC और पिज़्ज़ा हट के साइन बोर्ड पर पत्थर बरसाए। एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से बातचीत में कॉक्स बाजार पुलिस स्टेशन के अधिकारी इलियास खान ने बताया कि भीड़ ने रेस्तरां के अंदर घुसकर तोड़फोड़ नहीं की। वे लोग सिर्फ बाहर रहकर इनके बैनर पर पत्थरबाजी करते रहे। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि कुछ लोगों ने आसपास की दुकानों को निशाना बनाया है। इसराइल हमास संघर्ष के बीच बांग्लादेश में अचानक उग्र प्रदर्शन ने राजनीतिक तनाव को भी जन्म दिया है। अंतिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने इस घटना का जबरदस्त विरोध किया है। पुलिस मामले में उपद्रवियों की पहचान के लिए CCTV फुटेज खंगाल रही है। हमले के जिम्मेदारों को पकड़ने के लिए पुलिस ने सोमवार से ही छापेमारी जारी रखी हुई है। मोहम्मद यूनुस इससे पहले कई मौक़ों पर फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं। कुछ समय पहले ही उन्होंने इसराइल की आलोचना करते हुए इसे गाज़ा में आम लोगों, महिलाओं, बच्चों के पीड़ित होने के लिए जिम्मेदार ठहराया था। इसका जिक्र उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण में भी किया था। पुलिस इस मामले में उपद्रवियों की पहचान के लिए CCTV फुटेज खंगाल रही है। हमले के जिम्मेदारों को पकड़ने के लिए पुलिस ने सोमवार से ही छापेमारी जारी रखी है। मोहम्मद यूनुस से पहले कई मौक़ों पर फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं। कुछ समय पहले उन्होंने इसराइल की आलोचना करते हुए इसे गाज़ा में आम लोगों, महिलाओं, बच्चों के पीड़ित होने के लिए जिम्मेदार ठहराया था। इसका जिक्र उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण में भी किया था। आवामी लीग ने कहा कि डॉक्टर यूनुस को अपना पद छोड़ना चाहिए ताकि स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं। वैश्विक समुदाय को अपनी कार्रवाई करनी होगी। ऐसा न करना सिर्फ बांग्लादेश के लिए ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र और वैश्विक स्थिरता के लिए घातक होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.